अरे बहू, कुछ तैयारी की या नहीं? मेरी बेटी अपने बेटे के साथ आ रही है। विमला जी ने अपनी बहू सुमन को आवाज़ लगाते हुए कहा तो सुमन बाहर निकलते हुए बोली, जी अम्मा जी, सब हो गया है। जीजी की पसंद का मूंग का हलवा बना दिया है, सब्जी तैयार है। जब जीजी आएंगी तो गरम गरम पूरियां बना दूंगी। और मेरे नातिन के लिए, पता है ना तुम्हें, उसे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। सुनील से कह देना, वो ले आएगा। जी अम्मा जी, कह दिया है, सुमन ने धीरे से कहा और अंदर चली गई। सुमन की ननद पूनम, जो उम्र में सुमन से छोटी थी, पर माँ की कड़वी जुबान का असर अच्छे से उसके स्वभाव की व्याख्या करता था। पूनम का बेटा प्रशांत इकलौती संतान होने के कारण कुछ ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ था, जिसके चलते विमला जी हमेशा अपनी बहू सुमन को ताने देती थी कि देख, मेरी बेटी ने कुल को रोशन किया है और एक तू है कि मेरे बेटे को एक बेटे का सुख भी ना दे सकी। सुमन बेचारी मन ही मन दुखी होती रहती, कर भी क्या सकती थी। अरे भाभी, कहाँ हो? बाहर से सुमन के ननद पूनम की आवाज़ आई तो सुमन बोली, अरे जीजी, आप आ गई? हाँ आ गई, और इस बार तो तुम्हारे आंगन में खुशियों के समाचार लाई हूँ। अरे जीजी, आप आई हो, यही बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए तो। आओ बैठो, पानी पीओ। सुमन ने पानी देते हुए कहा तो उसकी ननद पूनम बोली, अरे भाभी, ऐसी खुशखबरी लाई हूँ कि पानी से काम नहीं चलेगा। अरे जीजी, मूंग का हलवा भी तैयार है और प्रशांत आपके लिए गुलाब जामुन भी तुम्हारे मामा जी ने पहले ही ला दिए थे। पहले मेरी बात सुनो भाभी, रिंकी और प्रिया के लिए शादी का एक अच्छा रिश्ता लाई हूँ। घर परिवार देखा हुआ है, मेरी जेठानी की जान पहचान का रिश्ता है। 2 बेटे हैं, हम उम्र ही हैं। दोनों एक ही घर में देवरानी जेठानी बनकर राज करेंगी। अच्छा कारोबार है, दोनों बेटे मिलजुल कर अपने पिता का बिजनेस संभालते हैं। पर जीजी, एक ही घर में दोनों बहनें, क्या दोनों के बीच सामंजस्य हो पाएगा? बहन का रिश्ता अलग होता है, पर रिश्तों के नाम बदलते हैं तो रंग स्वभाव में भी चढ़ता है। अरे भाभी, दोनों बहनें हैं तो ससुराल में भी बहनें ही रहेंगी। आप क्यों उनके बीच ये रिश्तों के नाम ला रही हो? और आपको आपके संस्कारों पर भरोसा नहीं है क्या? ननद की बात सुनकर सुमन खुश तो थी, पर एक चिंता खाए जा रही थी कि जब दोनों बहनें एक दूसरे की देवरानी और जेठानी के रूप में रूबरू होंगी तो ये बहनों का रिश्ता कहीं दब ना जाए, क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती और वैसे भी सास अपनी बहुओं को कभी एक होकर भी नहीं रहने देती। कोई ना कोई मन मुटाव पैदा हो ही जाता है। सुमन ये सब सोच ही रही थी कि तभी उनकी दोनों बेटियां रिंकी और प्रिया भी वहां आ गई। प्रिया ने कहा, माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पहले मुझे पढ़ लिख कर नौकरी लगना है। आप दीदी की शादी कर दो। अरे ये देखो, नौकरी करेगी, ससुराल में घर का चूल्हा चौका करेगी या नौकरी? भला परिवार ढूंढा है तेरी बुआ ने, एक ही घर में जाओगी, साथ रहोगी, इससे अच्छा रिश्ता भला और क्या हो सकता है? प्रिया की दादी विमला जी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा। ये सुनते ही प्रिया की बड़ी बहन रिंकी खुशी से झूमते हुए बोली, क्या हम दोनों की शादी एक ही घर में? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं और प्रिया दोनों हमेशा साथ रहेंगी, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी बेटियों को इस घर से भगाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। घर के अंदर आते हुए सुमन के पति सुनील ने कहा, पर सुमन थोड़ी खामोश थी। पता था उसके एक नहीं चलने वाली। जहाँ उसकी सास और ननद मिल जाएं, वहाँ तो उसके पति भी चुप्पी धारण कर लेते हैं। पर यहाँ सकारात्मक बात यह भी थी कि दोनों बहनें एक साथ जाने के लिए खुश थीं। तभी सुनील ने कहा, पहले मिल लेते हैं उनसे, तो पता चले कि कैसे लोग हैं। मिले बिना कोई भी निर्णय लेना बेकार है। कुछ समय बाद दोनों परिवारों का मिलन हुआ। सुमन ने दोनों लड़कों को देखा तो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अरे भाभी, रिंकी और प्रिया को भी बुला दो। हाँ जीजी, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ, कहते हुए सुमन
अपनी बेटियों को बुलाने अंदर चली गई। थोड़ी देर में दोनों बेटियां भी आ गईं। दोनों ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। दोनों बहनें बहुत ही सुंदर लग रही थीं। जी, इनमें से बड़ी बिटिया कौन सी है? लड़के की माँ साधना जी ने कहा। जी रिंकी, ये है बड़ी बिटिया और ये है छोटी बेटी प्रिया। सुमन ने दोनों बेटियों का परिचय कराते हुए कहा तो साधना जी बोली, अच्छा जी, आपकी दोनों बेटियां बहुत ही प्यारी हैं, मुझे तो पसंद आ गई हैं। कहते हुए साधना जी ने अपने बेटों का परिचय कराया। ये मेरा बड़ा बेटा सुमित और ये छोटा बेटा अमित है। सुनील को भी दोनों लड़के अच्छे ही लगे, इसलिए उन्होंने भी हाँ बोल दिया। दोनों तरफ से हाँ हो गई तो सबके चेहरे खुशी से चमकने लगे। जाते समय साधना जी ने सुमन जी को तसल्ली देते हुए कहा, अरे बहन जी, आप निश्चिंत रहिए, आपकी दोनों बेटियां मुझे बहुत पसंद हैं। जैसी ये यहाँ हैं वैसे ही ससुराल में रहेंगी। इन्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर सुमन के दिल को भी थोड़ी राहत मिली। बस फिर क्या था, मुहूर्त देखकर शादी की तारीख भी तय कर दी। शादी वाले दिन सुमन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरा आंगन तो सूना हो जाएगा, मेरी दोनों बेटियां एक साथ विदा हो जाएंगी। सुमन की आंखें छलक आई तो सुनील ने कहा, अब ये घड़ी तो आनी ही थी। तुम तो खुश हो जाओ कि हमारी बेटियां हमेशा साथ रहेंगी। विदाई के समय सुमन ने अपनी दोनों बेटियों को समझाते हुए कहा कि बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम दोनों बहनें ये ध्यान रखना कि तुम एक ही कोख की संतान हो, एक ही रक्त है तुम्हारे अंदर। दोनों बहनें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना, कभी अपनी माँ की सीख को दूषित न होने देना। माँ की बात को स्वीकार कर दोनों बेटियां अपने ससुराल पहुंच गई। साधना जी के तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। एक साथ दोनों बहुओं का मुंह जो देख लिया था। रस्में अपनी मूर्त से चल रही थी। दोनों बहनों को अपने घर का आंगन छोड़ने का दुख तो था, पर एक साथ होने की खुशी भी थी। तभी रस्मों के बीच में अचानक से तेज आवाज में साधना जी ने कांता को आवाज लगाई, अरे कांता, कहाँ मर गई? एक बार बोलने पर सुनाई नहीं देता है क्या? सॉरी अम्मा, वो थाल सजा रही थी। कांता बाई के हाथ कपकपा रहे थे। सास की इतनी तेज आवाज़ सुनकर तो रिंकी भी सहम गई। वो पहले से सहम स्वभाव की थी, पर प्रिया स्वभाव में तेज थी। लेकिन अभी तक जो मधुर आवाज़ में बेटा बेटा करके बातें कर रही थी, उनका अचानक बदलता स्वभाव देखकर दोनों बहनें हैरान थीं। तभी फुसफुसाहट में प्रिया ने कहा, दीदी, ये सास है, माँ नहीं। और फिल्मों में नहीं देखा क्या, सास ऐसी ही होती हैं। अपनी दादी को नहीं देखा, वो भी तो माँ की सास है, कितना चिल्लाती है उन पर। डरो मत। अरे कांता, जा पूजा का थाल लेकर आ। मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई को आती ही होंगी। और तुम देखो दोनों बहुओं, बार बार ना कहूँगी, जो भी मुंह दिखाई करे उसके पाँव छूना और नजरें नीचे रखना, बोलकर साधना जी अंदर चली गई। पर न जाने कितनी हिदायतों के साथ मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। दिन बीता, रात आई तो शरीर को थोड़ा आराम मिला। चलो दीदी, अब तो कम से कम अपने कमरे में आराम कर सकेंगे, प्रिया ने कहा। तो रिंकी बोली, सुन प्रिया, जब मम्मी जी अपने यहाँ आई थी तो कितना प्यार से सर पर हाथ फेरा था। माँ पापा से भी वादा किया था कि आप चिंता ना करो, हमें अपनी बेटी की तरह रखेंगी। पर आज उनका अंदाज देखकर तो मैं डर ही गई। अरे दीदी, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, प्रिया ने हंसते हुए कहा। तू बड़ी बेबाकी है, तुझे बड़ा पता है सास बहू का। अरे दीदी, सीरियल नहीं देखती क्या? किसी सीरियल में कोई सास कभी माँ जैसी होती है क्या? बेचारी डरी सहमी बहू बस माँ जी करती रहती है। आप चिंता ना करो। हाँ ठीक है, वैसे तो तू है ना मेरी माँ, अभी तक तू ही तो नसीहत देती आई है, रिंकी ने भी हंसकर कहा और अपने कमरे में चली गई। वक्त बीत रहा था और दोनों बहनें अपनी समझदारी से एक दूसरे का साथ दे रही थी। शादी के 1 महीने बाद साधना जी ने दोनों बहुओं से कहा कि सुनो बहू, आज मेरी बहन आ रही है, उनके आओ भगत में
कोई कमी ना रखना। तबीयत के चलते वो तुम लोगों की शादी में नहीं आ पाई थी। जी मम्मी जी, कहते हुए रिंकी और प्रिया दोनों बहनें मौसी जी की पसंद को ध्यान में रखते हुए सारे खाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद साधना जी की बहन आ गई तो दोनों बहुओं ने कहे अनुसार पाँव छुए। आशीर्वाद के साथ मौसी जी ने दोनों को शगुन दिया। अंदर जाकर रिंकी ने अपनी छोटी बहन प्रिया से कहा, देख प्रिया, अब तो ये भी बेटा बेटा बोल रही है, पर क्या ये भी बाद में अपने रंग दिखाएगी। ये सुनकर प्रिया को भी हंसी आ गई। साधना जी और उनकी बहन एक दूसरे से बहुत करीब थी। ज़्यादातर अपने परिवार में एक दूसरे की सलाह जरूर लेती थी। अरे साधना, मैंने सुना तू दोनों बहुओं को एक ही घर से लाई है। पता है ना, शादी के बाद सास का रुतबा बस यहीं ख़त्म हो जाता है। और तू तो अपने लिए दोनों सगी बहनें ले आई। एक बार जो उनकी चल पड़ी तो पड़ी रहना एक कोने में। वैसे भी दोनों बहनें हैं, कल को कुछ ऊंच नीच हुई तो दोनों बहनें एक पलड़े में और तुम एक पलड़े में। तेरी तो कोई बेटी भी नहीं है जो तेरा साथ देने चली आई। ये बात सुनने को तो कान सुन रहे थे, पर असर दिल के किसी कोने में हो रहा था। अक्सर परिवारों में यही होता है, जहाँ अपना खुद का घर बर्बाद करने के लिए बाहर की सलाह ली जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। अपनी बहन की बातें साधना जी के दिल में घर कर गई। उसने कहा, लेकिन जीजी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। मैं तो बस यही सोच रही थी कि दोनों बहनें प्यार से रहेंगी, देवरानी जेठानी की तरह। कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। लेकिन आप सही कह रही हो, कहीं दोनों बहनों ने मिलकर मेरा पत्ता ही काट दिया तो मेरा क्या होगा। साधना जी के मन में जहर तो घुल ही गया था, बस असर दिखना बाकी था। अब हर वक्त साधना जी को अपनी बहुओं में खोट दिखने लगा था। अपनी बहन की बातों में आकर साधना जी ने अपने घर की सुख शांति की कीमत लगा ली थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि जीजी ने कहा था ये प्रिया तो बहुत तेज है, पर बड़ी बहू सीधी सी है, इसे ही अपने पलड़े में रखती हूँ। सोचते हुए साधना जी ने अपने बेटे सुमित से कहा, सुमित, तुम बोल रहे थे ना कि तुम्हें कहीं घूमने जाना है। हाँ माँ, हमें शिमला जाना था। तो ठीक है ना, तुम चारों एक साथ चले जाओ, एक साथ घूमना भी हो जाएगा और मस्ती भी। ये सुनकर प्रिया और रिंकी भी खुश हो गई। वैसे भी दोनों बहनों को हर जगह साथ में रहना अच्छा लगता था। कुछ ऐसा ही स्वभाव सुमित और अमित का भी था। रसोई में जब प्रिया और रिंकी रात के खाने की तैयारी कर रही थी तो अचानक प्रिया ने कहा, दीदी आप रोटी सब्जी बना लो, मैं जल्दी से मेरी पैकिंग कर लेती हूँ, फिर आपकी भी मदद करवा दूँगी। बाहर हॉल में कान लगाए साधना जी सब कुछ सुन रही थी। प्रिया थी भी कामचोर, हमेशा की तरह अपनी बहन पर काम छोड़ जाया करती थी। रिंकी हमेशा अपनी माँ से शिकायत करती थी कि माँ देखो ना, ये अपने हिस्से का काम भी नहीं करती। अरे कर देना बिटिया, तेरी छोटी बहन है। पर यहाँ माँ की तरह बातों को नज़रअंदाज करने वाला कोई नहीं था। तभी पीछे से साधना जी की आवाज़ आई, किसी को अपने सीधे स्वभाव का इतना भी फ़ायदा मत उठाने दो कि अपने हक का बोलना भूल जाओ। ठीक है, तुम दोनों बहनें हो, वरना अलग अलग घर की होती तो अब तक मुंह फूलना शुरू हो जाता। रिंकी ने साधना जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और काम समेटकर वो प्रिया के कमरे में चली गई। देखा तो प्रिया पैकिंग कर रही थी। वो रिंकी को देखते ही बोली, अरे दीदी, कल शाम के टिकट है, कल सुबह हम शॉपिंग करने चलेंगे, जींस टॉप लेकर आएंगे। तू पागल है क्या प्रिया? माँ जी को पता चलेगा तो पता है क्या हाल होगा। रिंकी ने आश्चर्य से कहा। तो प्रिया बोली, अच्छा दीदी, तो आप अपने हनीमून पर भी साड़ी पहनकर जाओगी? मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं तो अमित जी को बोल चुकी हूँ कि मुझे कल शॉपिंग करनी है। ठीक है, मैं भी सुमित जी से पूछ लेती हूँ। ये कहकर रिंकी अपने कमरे में चली गई। सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। क्या मैं शिमला में जींस टॉप पहन सकती हूँ? अरे ये भी भला कोई पूछने की बात है? अगर तुम पहनती हो तो ज़रूर लेना। ये सुनकर रिंकी बहुत खुश हो गई। अगले दिन सुबह अचानक प्रिया ने कहा,
जीजू, आपने दीदी को जींस पहनने के लिए हाँ कहा कि नहीं? कहकर प्रिया हंसने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, प्रिया बहू, ये क्या तरीका है अपने जेठ जी से बात करने का? माना कि रिंकी तुम्हारी बहन है, पर जीजा जी का रिश्ता तुम अपने मायके में निभाना, यहाँ कायदे से रहो। ये सुनकर तो प्रिया के होठों की हंसी जैसे गायब ही हो गई थी। जिस खुले मन से प्रिया इन रिश्तों को अपना रही थी, उसे नहीं पता था कि यहाँ रिश्तों को नाम के कायदों से बांध दिया जाएगा। आज प्रिया का मन बहुत दुखी हुआ। रिंकी को भी बहुत बुरा लगा। अचानक से शांति का माहौल बन गया, पर रिंकी का मरहम प्रिया के लिए काफ़ी था। तू क्यों इतना सोच रही है? वैसे तो तू ही तो ज्ञान देती है कि सास ऐसी ही होती हैं। तू सीरियल नहीं देखती क्या? अपनी बहन के मुंह से ये बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर हंसी आ गई। दोनों बहनें जी जान से एक दूसरे की परवाह करती थीं। खैर शाम को खुशी खुशी चारों अपने हनीमून के लिए रवाना हो गई। ट्रेन में बैठे बैठे चारों हंसी मजाक से अपना सफ़र एंजॉय कर रहे थे कि तभी रिंकी का फ़ोन बजा। ओ, सब चुप हो जाओ, मम्मी जी का फ़ोन है। राधे राधे मम्मी जी। राधे राधे। अरे रिंकी बहू, तुम लोग अच्छे से बैठ गए ना? कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? नहीं मम्मी जी, हम सब अच्छे से बैठ गए हैं। चलो बाल गोपाल की कृपा से अच्छे से जाना और अच्छी खबर लाना। जी मम्मी जी। ये कहकर रिंकी ने फ़ोन काट दिया। क्या कहा मम्मी जी ने? प्रिया ने पूछा। मुझसे अभी भी नाराज़ है क्या? अरे नहीं पगली, वो तो कह रही थी कि अच्छे से जाना, और फिर बोली कि अच्छी खबर लाना। कौन सी खबर की बात कर रही थी? पता नहीं। अरे दीदी, आपसे कह रही थी कि आप उन्हें जल्दी दादी बना दो। ये सुनकर रिंकी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने प्रिया को अपनी ओर खींचते हुए कहा, अच्छा जी, मैं दादी बना दूं, तू बना दे। शादी तो दोनों की साथ हुई है ना? नहीं दीदी, मैं तो पहले अपनी ज़िंदगी के मज़े लूँगी, वरना बच्चा होने के बाद तो उसी में लगे रहूं। अच्छा जी, खुद को तो अपनी ज़िंदगी जीनी है, और मेरी क्या दुश्मनी है ज़िंदगी से? अरे दीदी, आप बड़ी बहू हो तो आपसे सब पहले इच्छा करेंगे। अच्छा, तू बड़ी आई ज्ञान बांटने वाली, कहाँ से सीखती है ये सब? कुछ भी दीदी, आप सीरियल नहीं देखती क्या? बोलकर प्रिया ठहाके लगाकर हंसने लगी। बहुत ही बढ़िया दिन बीत रहे थे, पर प्रिया को एक बात खटक रही थी कि मम्मी जी ने उसके पास एक बार भी फ़ोन नहीं किया, और रिंकी दीदी को बार बार फ़ोन कर रही है। वजह बहुत छोटी थी, पर दिल में घर कर रही थी। क्या हुआ प्रिया? तुझे देखकर लग रहा है कि तू परेशान है। क्या बात है जो तू मुझसे छुपा रही है? दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी बातें कभी किसी दिल के कोने में जीवंत रह जाती हैं। अब देखो ना, मम्मी जी ने एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया, पर वो आपको लगातार फ़ोन कर रही है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो आप में और मुझ में अंतर कर रही है, पर हम दोनों ही उनकी सगी बहुएं हैं। फिर वो ये सब क्यों कर रही है? क्या मैंने सच में वो जींस वाली बात बोलकर इतनी बड़ी गलती कर दी? कितने अजीब होते हैं ना। मम्मी के पास तो हम कुछ भी बोल देते थे और वो प्यार से समझा देती थी, पर यहाँ बोलना भी तोल तोल कर पड़ता है, कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। अपनी बहन की आंखों में आई नमी को देखकर रिंकी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा, तू ही कहती है ना कि ये ससुराल है और सास कभी माँ नहीं बन सकती, तो फिर अब क्यों दिल छोटा कर रही है? अब जाने दे। देख, कल हम वापस जा रहे हैं, तो आज तो पूरा एंजॉय कर लें। ये बोल रिंकी प्रिया का हाथ पकड़कर ले गई। अगले दिन सब लोग घर वापस आ गए। शाम को साधना जी ने प्रिया को हलवा बनाने की फरमाइश दी। अभी तक तो दोनों रसोई में एक साथ होती थी, तो प्रिया जो काम नहीं कर पाती थी वो झट से रिंकी को बोल देती थी और बाहर आकर कह देती थी कि प्रिया ने बनाया है। पर आज तो परीक्षा की घड़ी थी। रिंकी को साधना जी ने अपने पास बिठाकर रखा था। वो भी घबरा रही थी, जानती थी कि प्रिया को हलवा बनाना नहीं आता। वो तो वैसे ही वाहवाही लेने को तैयार रहती है। रसोई में घबराहट के मारे प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि हलवा कैसे बनाऊं,
कितना बोला था दीदी ने, एक बार सीख ले। कभी मैं साथ नहीं हुई तो क्या करेगी। और आज वो घड़ी आ गई थी जब दीदी साथ नहीं थी। घबराहट के मारे जैसे तैसे उसने हलवा बनाया। हलवे की जगह लापसी बन गई। जब उसने खाने के लिए परोसा तो रिंकी के हाथ पैर कांपने लगे। आज तो भांडा फूटने वाला था। अभी थोड़े दिन पहले प्रिया के हाथ के हलवे की सबने तारीफ की थी। बेशक वो हलवा रिंकी ने बनाया था, पर नाम तो प्रिया का था। अब तो पोल खुल ही जाएगी। माँ जी ने हलवा चखा तो बड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या हलवा बनाया है। अभी पिछली बार तो मैंने उंगली चाट चाट कर खाया था, और आज ये हलवा तो कोई खा ही नहीं सकता। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। सुबह का खाना प्रिया बनाएगी और शाम का रिंकी। सब अपना काम समय पर करेंगी, एक साथ नहीं। मुझे सब समझ आता है रिंकी बहू, बाल ऐसे ही धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। इस प्रिया बहू को खाना बनाना नहीं आता, बस सारा टाइम तुम्हारे साथ रसोई में खड़े रहने का नाटक करती रहती है। हाथ में मोबाइल रहता है सारा दिन। कब तक तुम बड़ी बहन होने का बोझ उठाओगी। तुम्हें तो बड़े ठाठ से जेठानी बनकर रहना चाहिए, और तुम इससे दबती रहती हो। साधना जी ये सारी बातें प्रिया के सामने ही कह रही थी। आज दोनों बहनों का मन टुकड़े टुकड़े हो गया था। प्रिया दौड़कर अपने कमरे में चली गई। रिंकी भी उसके पीछे पीछे भाग कर गई और जाकर पीछे से प्रिया को जकड़ लिया। प्रिया बहुत रोए जा रही थी। अरे चुप हो जा, बोला ना, सास तो ऐसी ही होती हैं, सीरियल नहीं देखती क्या। रिंकी ने कहा, हाँ दीदी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बेइज्जती मेरी हुई है। आपका क्या है, आप तो महान बन गई। वैसे भी आप तो उनकी पसंदीदा बहू हो। प्रिया ने रिंकी को अलग करते हुए कहा तो रिंकी की आंखें भर आई। वो बोली, प्रिया ये बोल, तेरे मेरे बीच में कैसे आ गई। सच कहते हैं लोग, बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। ऐसा ही कुछ साधना जी अपनी बगिया में कर रही थी। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक नकारात्मक तस्वीर बन चुकी थी। साधना जी का गुस्सा वो अपनी बहन पर निकाल रही थी। देख प्रिया, माँ जी ने जो कुछ भी कहा वो उन्होंने कहा है। तू मुझसे क्यों नाराज़ हो रही हो। देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब तू नाराज़ होती है। भूल गई क्या, माँ ने क्या कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर यह याद रखना कि तुम दोनों एक ही कोख की संतान हो। एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना। दीदी मुझे डर लग रहा है। क्यों मम्मी जी मेरे साथ ऐसा कर रही है। वो क्यों नहीं चाहती कि मैं पहले की जैसे आप पर अपना हक जताऊं। वो क्यों आपको मेरी जेठानी बनाने पर तुली हुई है। देख प्रिया, एक दो दिन की बात है, फिर हम कुछ समय के लिए मायके जाएंगे तो सब भूल जाएंगे। वहीं तुम और मैं खूब मस्ती करेंगे। कल मेरी माँ से बात हुई थी, वो एक दो दिन में फ़ोन करने वाली है मम्मी जी से अनुमति के लिए। ये सुनकर प्रिया को थोड़ा सुकून मिला, पर अभी प्रिया के लिए हालात मुश्किल हो गए थे, क्योंकि अभी तक तो रिंकी के साथ रसोई का सफ़र अच्छा कट रहा था, पर अब तो सास के हुक्म की पालना करनी थी। अब तो उसे अकेले ही रसोई में एक वक्त का खाना बनाना था। अभी सुबह के खाने की जिम्मेदारी प्रिया की थी। जैसे तैसे काम हो रहा था, पर हर बार रिंकी को वाहवाही मिलती और प्रिया को ताने, जो इन सब का असर प्रिया की जुबान पर हो रहा था। एक दो दिन बाद प्रिया की माँ सुमन का फ़ोन साधना जी के पास आया और अपनी दोनों बेटियों को मायके भेजने का अनुरोध किया। तो साधना जी बोली, जी आप निश्चिंत रहिए, रिंकी और प्रिया अपने मायके जब उनकी इच्छा हो तब आ सकती हैं। बड़ी प्यारी बेटियां हैं, और रिंकी तो बहुत समझदार है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। वैसे एक बात कहूँ समधन जी, प्रिया को भी रिंकी के जैसे रसोई में निपुण कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। एक बेटी की बड़ाई और एक की तुलना सुनकर सुमन का मन बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि प्रिया छोटी थी तो थोड़ी लाड़ प्यार में रही, लेकिन वो मन की बहुत अच्छी है। मेरी दोनों बेटियां एक दूसरे की जान हैं। आपसे विनती करती हूँ, कोई गलती हो जाए तो नादान समझकर माफ़ कर दीजिएगा। अरे नहीं समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये इस घर की बहुएं हैं, आप निश्चिंत रहिए, सब सीख जाएंगी।
कहकर साधना जी ने फ़ोन रख दिया। घर में पूजा रखी गई थी। साधना जी ने दोनों बहुओं को साड़ियाँ लाकर दी थी। वो अंदर गई तो देखा कि प्रिया के हाथ में लाल साड़ी थी और रिंकी के हाथ में गुलाबी। अरे रिंकी बहू, ये साड़ी तुम्हारे लिए थी और प्रिया के लिए गुलाबी थी। वो माँ जी, प्रिया को ये साड़ी पसंद आई तो मैंने उसे दे दी, रिंकी ने हिचकिचाते हुए कहा। तो साधना जी बोली, हर बार अपना हक देती रहोगी तो एक दिन खाली हाथ रह जाओगी। और प्रिया तुम भी थोड़ा समझा करो, हर बार अपनी बहन से छीन लेती हो जो भी उसे मिलता है। क्या तुम्हें हम जो भी देते हैं वो पसंद नहीं आता? तुम्हें तो बताती थी कि तुम्हें गुलाबी रंग पसंद है, तो मैं गुलाबी रंग लाई थी तुम्हारे लिए। मुझसे गलती हो गई मम्मी जी। और वो लाल साड़ी रिंकी को देकर अपने कमरे में चली गई। पर आज रिंकी प्रिया के पीछे नहीं गई। आज उसने कमरे में जाकर प्रिया से ये नहीं कहा कि सीरियल नहीं देखती क्या। आज उसने उसकी जिद पूरी नहीं की। शायद जो बीज बोया जा रहा था उसकी नवजात जड़ें निकलने लगी थी। आज प्रिया इंतजार करते करते सो गई, पर रिंकी नहीं आई। अगले दिन दोनों नीचे आई तो पता नहीं दोनों के बीच कैसी कसक थी। वो चमक जो रोज एक दूसरे को देखकर महसूस होती थी, आज वो नहीं थी। आज कल वाली बात का कोई जिक्र नहीं हुआ। पूजा खत्म हुई तो दोनों बहनें अपने पापा के साथ मायके जाने के लिए रवाना हो गईं। उम्मीद थी कि माँ के घर जाकर एक दूसरी के सारे गिलवे शिकवे दूर हो जाएंगे। घर पहुँचते ही प्रिया अपनी माँ से चिपक कर ऐसे रोने लगी जैसे बॉर्डर पर जंग जीत कर आई हो। माँ ने दोनों का पसंदीदा खाना बनाकर रखा था। माँ, इस बार प्रिया को कम से कम खाना बनाना सिखा देना ताकि वहाँ पर मेरी नाक ना कटे। अब हर बार तो मैं इसका साथ देने के लिए इसके साथ तो नहीं रह सकती ना। हाँ दीदी, मेरा साथ आप क्यों दोगी? आपकी प्यारी सासू माँ जो आपके साथ खड़ी हुई है, बहुत तारीफ़ें बटोर ली आपने। हाँ तो थोड़ा तो तुझे लिहाज रखना चाहिए। यहाँ हम कैसे भी रह लें, पर वो ससुराल है। यहाँ माँ हर वक्त तैयार होती है हर गलती माफ़ करने को, पर वहाँ गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। माँ सामने खड़ी खड़ी देख रही थी कि आज मेरी दोनों बेटियाँ बहनें नहीं रही, देवरानी और जेठानी बन गई हैं। जो बहस कर रही थी, इसी बात का डर था जब ये शादी का रिश्ता आया था। ये सोचकर ही प्रिया की माँ का मन घबरा रहा था कि कहीं ये छोटी छोटी बातें कहीं बड़े झगड़े की वजह ना बन जाएं। मायके में थोड़े दिन बीते तो गीले शिकवे मिटने लगे, लेकिन तभी एक दिन सुबह सुबह सुमित का फ़ोन आया। रिंकी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है बोलते हुए, पर क्या तुम घर आ सकती हो? माँ का पैर मुड़ गया है, मोच आई है, वो तुम्हें याद कर रही है। अरे क्या हुआ माँ जी को? ये भी कोई बुरा लगने की बात है? मैं आ जाऊंगी, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। प्रिया और सुमन सामने ही खड़ी थी। प्रिया को ये बात बुरी लगी कि ऐसे वक्त में भी माँ जी ने मुझे साथ आने के लिए नहीं कहा। क्या उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? माँ, मैं बाद में फिर से आ जाऊंगी, माँ जी का पैर मुड़ गया है। हाँ बेटा, तुम्हारा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, मैं तैयारी कर देती हूँ। कहते हुए सुमन जी जैसे ही पीछे मुड़ी तो प्रिया मुरझाई सी खड़ी थी। अरे प्रिया, तू भी चली जा साथ में, वहाँ तेरी भी ज़रूरत होगी। माँ, मेरी ज़रूरत होती तो मुझे मम्मी जी साथ आने को कहती, पर उन्होंने बस दीदी को ही कहा है। अभी वक्त नहीं था बहस करने का या समझाने का, इसलिए सुमन जी ने कुछ नहीं कहा। रिंकी ससुराल चली गई। इधर प्रिया खुश तो थी, पर मन में छोटी छोटी बातों को जमा कर रही थी। उधर साधना जी को पूरा समय मिला रिंकी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का। एक दिन अचानक प्रिया बेहोश हो गई। अरे प्रिया, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? प्रिया के पापा उसे लेकर अस्पताल गए। क्या हो गया जी? कहीं ज़्यादा मानसिक तनाव तो नहीं ले बैठी है? मुझे तो घबराहट हो रही है, प्रिया की माँ ने कहा। तो उसके पिता बोले, घबराओ मत सुमन, हो सकता है कुछ खाया पिया नहीं हो। थोड़ी देर में डॉक्टर वहाँ आई। डॉक्टर, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? मेरी बेटी अचानक बेहोश कैसे हो गई? नहीं जी, घबराने वाली कोई बात नहीं है,
पहले आप मिठाई खिलाइए, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। आंखों में जैसे दोनों के चमक आ गई। क्या हमारी प्रिया माँ बनने वाली है? खुशी के मारे प्रिया के माता पिता के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अरे, रिंकी भी यहीं होती तो अच्छा होता। ये सुन प्रिया की माँ की हंसी अचानक मायूस हो गई कि रिंकी बड़ी है और कहीं उसके मन में कुछ बात आ गई तो। फिर मन में सोचा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी दोनों बेटियां समझदार हैं। अब मैं ये खुशखबरी साधना जी को देती हूँ, बहुत खुश हो जाएंगी वो। सोचते हुए सुमन जी ने साधना जी के पास फ़ोन मिलाया। राधे राधे जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। आपको खुशखबरी देनी थी, आप दादी बनने वाली हैं। हमारी प्रिया पेट से है। क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? आपको भी बधाई हो। प्रिया कहाँ है? आज तो खाटू महाराज की कृपा से मेरे घर में रोशनी आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। प्रिया से बात कराना जरा। साधना जी ने खुशी से चहकते हुए कहा। जी, हम लोग अभी अस्पताल में हैं। घर जाकर आपकी प्रिया से बात करा दूंगी। अभी आप रिंकी से बात करा दीजिए, सुमन जी ने कहा। तो साधना जी ने रिंकी को आवाज़ लगाई। अरे रिंकी, इधर आना। रिंकी ने पूछा। क्या हुआ मम्मी जी? अरे, तू ताई बनने वाली है। हमारे घर में बाल गोपाल आने वाला है। प्रिया पेट से है। ये सुन रिंकी के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दी तो साधना जी समझ गई। सुमन जी, मैं बाद में बात करती हूँ, बोलकर साधना जी ने फ़ोन रख दिया। इधर सुमन जी रिंकी का इस तरह नज़रअंदाज करना सब कुछ समझ गई थी। वैसे भी एक माँ को जज्बात समझने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि बच्चा सामने ही हो। खैर, रिंकी को मैं बाद में समझा दूंगी, पर अभी वक्त है कि प्रिया को खुश रखूं। सोचते हुए सुमन जी अंदर चली गई। अरे प्रिया, बहुत बहुत बधाई हो। क्या हुआ माँ? मैं अस्पताल में हूँ और आप खुश हो रही हो। अरे मेरी गुड़िया, अब तो बड़ी हो जा। अब किसी और को भी संभालना है तुझे। मतलब मैं नानी बनने वाली हूँ और तुम माँ। क्या? एक हल्की सी मुस्कुराहट प्रिया के चेहरे पर उतर आई। आज तो तुम्हारी सास साधना जी के पाँव भी जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है उन्हें। और दीदी? प्रिया ने अनचाहा सवाल किया। अरे, रिंकी तो खुशी से उछल रही थी, कह रही थी कि काश वो भी यहाँ तेरे पास होती। सच में माँ, दीदी ने ऐसा कहा? हाँ, तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? थोड़े समय बाद प्रिया को डिस्चार्ज कर दिया। अमित भी प्रिया को लेने आ गया। प्रिया जब ससुराल पहुंची तो न केवल वहाँ उसका नया सवेरा था, बल्कि नई खुशियाँ उसका इंतजार कर रही थी। पर मन अभी भी अपनी बहन को ढूंढ रहा था, जो कहीं ससुराल के रिश्तों में खो गई थी। तभी देखा कि हाथ में आरती का थाल लिए आज बड़ी बहन नहीं, एक जेठानी खड़ी थी, जिनके होठों पर वो मुस्कुराहट थी जो आज दिल दुखा रही थी। साधना जी के तो पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। देखो रिंकी, अब तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसका ख्याल रखना, वक्त पर खाना पीना सब तुम्हें ही देखना है। इसमें लापरवाही की कोई जगह नहीं होगी। ऐसा लग रहा था कि अभी तक जो भी कमियां साधना जी को प्रिया में नजर आ रही थी, वो एक पल में गायब हो गई थी। ये तो सब महसूस कर रहे थे कि दोनों बहनों में मन मुटाव है, पर फिर भी एक लिहाज का पर्दा बना हुआ था। प्रिया अपने कमरे में थी। थोड़ी देर में रिंकी वहां पहुंची। ये लो, दूध का गिलास पी लो, रखकर रिंकी वापस मुड़ी ही थी कि तभी प्रिया ने रिंकी का हाथ पकड़ते हुए कहा। दीदी रुक जाओ, ऐसा भी क्या हो गया कि आप मुझसे बात तक नहीं करती? तुम खुद से पूछो प्रिया, मुझे हिदायत देती थी। दीदी, अभी मुझे बच्चे नहीं पालने, मैं तो अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहती हूँ। तेरी बातों पर अमल करके मैं भी ज़िंदगी के मज़े लेने चली थी, पर तू तो बड़ी धोखेबाज निकली, मौके पर छक्का मार गई। सच कहती थी माँ जी कि किसी को अपना हक इतना भी मत लेने दो कि उसे आदत हो जाए तुम्हारा हक छीनने की। माँ जी कहती थी कि तू बड़ी बहू है, तेरा हक है कि पहले तू खुशखबरी दे। काश मैंने तेरी बात पर विश्वास नहीं किया होता। दीदी, मेरी बात तो सुनो, ऐसा नहीं था। प्रिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही रिंकी हाथ छुड़ाकर चली गई।
वक्त बीत रहा था। हर खुशी घर वाले प्रिया के कदमों में बिछा रहे थे। न जाने क्यों साधना जी को सब खबर थी। वो चाहती तो सब कुछ एक पल में ठीक कर देती, पर यहाँ उनका अहम एक सास का रूप ले रहा था, जबकि दोनों को यहाँ एक माँ की ज़रूरत थी। लगभग 7 महीने बीत चुके थे। एक दिन रिंकी ने सुमित को डॉक्टर के पास चलने को कहा तो सुमित भी तैयार हो गया। आखिर वो भी यही चाहता था कि अपना बच्चा तो अपना बच्चा होता है। रिंकी ने ये बात साधना जी को भी बताई। उसे भी पता था कि रिंकी किस परिस्थिति से गुजर रही है। ठीक है, अब दिखा ही दो डॉक्टर को। मैं तो पहले ही कहती थी कि इन मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। अब देखो, प्रिया तुमसे छोटी है, पर इस मामले में बिल्कुल देर नहीं की। यहाँ उसने समझदारी दिखाई, भले ही उसे घर गृहस्थी चलानी नहीं आती। ये सुनने का मन अभी रिंकी का नहीं था, पर कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई समस्या नहीं है, पर तुम शायद मानसिक तनाव में हो। कभी कभी यह भी बड़ा कारण हो सकता है। वापस आते समय सुमित ने पूछा कि आखिर तुम्हें किस बात का मानसिक तनाव है रिंकी? घर पर सब अच्छा है, माँ भी तुम्हें कितना समझती है, और प्रिया तो तुम्हारी बहन है, उससे ज़्यादा नज़दीक कौन हो सकता है तुम्हारे? वही तो वजह है सुमित आज मेरे मानसिक तनाव की। काश कि हम दोनों बहनों की शादी एक घर में ना हुई होती तो ये रिश्ता तो आज ऐसा ना होता, पर प्रिया ने मुझे समझा ही नहीं, इसीलिए अब मैं उसके साथ इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो रिंकी? प्रिया तुम्हारी बहन है, तुम मुझसे अलग कैसे हो सकती हो? सुमित, अगर प्रिया मेरे सामने रहेगी तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी, और डॉक्टर ने मुझे खुश रहने के लिए बोला है। रिंकी की जिद के आगे पूरा परिवार बिखर गया। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ पर। मैं जयपुर वाले घर में जा रही हूँ, ताकि खुशनुमा माहौल होगा तो मैं भी इस घर के वंश को आगे बढ़ा सकूंगी। दीदी, मुझे छोड़कर मत जाओ। ऐसी भी क्या नाराज़गी कि आप मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती? देख प्रिया, मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते में और खटास आए। हो सकता है दूर रहेंगे तो एक दूसरे की कदर करेंगे। तो अपना ख्याल रखना। दीदी, मैं आपकी बहन हूँ, क्या बड़ी होकर मुझे माफ़ नहीं कर सकती? क्या मेरा बच्चा आपका बच्चा नहीं होगा? अभी ये मत कहो प्रिया, खुद का बच्चा खुद का होता है। कल को जब तेरा बच्चा होगा तो वो तुम दोनों को ही मम्मी पापा कहेगा। हम तो ताऊ ताई ही रहेंगे। पर क्या तू नहीं चाहती कि मेरी अपनी भी कोई संतान हो? दीदी, मैं भला क्यों नहीं चाहूँगी। मैं तो बहुत खुश होंगी जब आपकी कोई खबर मिलेगी। पर प्रिया, जब तक हम साथ में रहेंगे मैं मानसिक तनाव से गुजरती रहूँगी। इससे अच्छा है तो मुझे जाने दे। उस वक्त प्रिया की माँ सुमन जी और उसके पिता सुनील जी भी वहीं पर आए हुए थे, पर आज उनकी सलाह भी एक बेटी के आगे फीकी पड़ गई और रिंकी सुमित के साथ जयपुर चली गई। उनके जाते ही सर पर हाथ रखकर साधना जी रोए जा रही थी। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटों की शादी की थी कि इस घर के टुकड़े हो जाएं? माफ़ कीजिएगा समधन जी, पर गलती आपकी है। अगर आप चाहती तो ऐसा कभी नहीं होता। आप चाहती तो दोनों बहनें मिलजुल कर एक साथ एक दूसरे के लिए खड़ी होती, पर आपने उन दोनों के बीच देवरानी जेठानी का रिश्ता कायम कर ही दिया। जन्म से शादी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी बेटियों के बीच झगड़े नहीं हुए हों, पर दोनों के बीच कड़वाहट कभी नहीं घुली। फिर आज ये कड़वाहट कैसे घुल गई? क्या हो जाता अगर आप उन्हें माँ बनकर हिदायत देती तो? पर आपने सास बनकर उन्हें एक दूसरे को हीन भावना से देखना सिखाया। आज आपकी वजह से मेरी दोनों बेटियां बहन नहीं देवरानी जेठानी बन गई हैं। ये कहकर आंखों में आंसू लिए सुमन जी वहाँ से चली गई। पर चैन तो आज साधना जी को भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसकी वजह से ही आज उसका परिवार बिखर गया था। तो दोस्तों, क्या दोनों बहनों की गलती थी जो सास के बहकावे में आकर एक दूसरे से अलग हो गई, या साधना जी की गलती थी जो दोनों बहनों के बीच मतभेद उत्पन्न कर दिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।